Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is laws of motion. तो क्लास 9 लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि हमने क्या सीखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करता है। अगर रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट स्टेट में रहेगा और अगर मूविंग स्टेट में है तो मूविंग स्टेट में रहेगा। इतना हमने सीखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो आप इतना जानते हैं कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट या रेस्ट स्टेट वाले ऑब्जेक्ट को अगर हमें उसकी स्टेट चेंज करनी है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी है, तो उस पर फोर्स अप्लाई करना होता है। और चैप्टर जो मोशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा है उससे आप ये भी जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने पर उसमें वेलोसिटी चेंज आता है, मींस उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो आज हम उससे आगे की बात करेंगे, सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले आप एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे जो न्यूटन ने ही दिया है, जो कि फोर्स से रिलेटेड है। उसको समझाने के लिए हम बात करते हैं। तो उसका पहले नाम देखते हैं। हम उसको बोला है मोमेंटम। मोमेंटम, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। ठीक है, तो इस मोमेंटम के बारे में पहले हम समझेंगे, तब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे। तो मोमेंटम को समझने के लिए कुछ आप अपने डेली लाइफ में से कुछ एग्जांपल्स लीजिए। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि कोई टेनिस प्लेयर है और टेनिस बॉल अगर उसको हिट करती है या प्लेयर को लगती है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करती है उसको। क्यों? क्योंकि वो टेबल से पहले टिप करके उसके बाद पहुंचती है प्लेयर तक, तो उसमें वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होती। ऐसे ही अगर कोई क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट खेलता है तो एक हाई वेलोसिटी से आने वाली बॉल अगर उसको हिट करेगी तो प्लेयर हर्ट हो सकता है, इंजर्ड भी हो सकता है। दूसरी बात आपने ये नोटिस की होगी कि कोई ट्रक है जिसका कि मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अगर कहीं रोड साइड पार्क है तो आपको उसको अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही ट्रक बहुत लो स्पीड से भी आपकी तरफ आ रहा है, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आ रहा है या 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी आ रहा है, बहुत स्लो स्पीड से, लेकिन फिर भी आपको उसके प्रति अटेंशन देनी है, क्योंकि अगर आप उसके नीचे आ गए तो आप जो है आपकी जान भी जा सकती है। तीसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि एक छोटी सी बुलेट यानी बंदूक की गोली कहीं दूर से हाई वेलोसिटी से आती है और किसी को किल कर सकती है। तो यहाँ पर आपने दो बातें नोटिस की होंगी कि फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, या तो वेलोसिटी पर या फिर ऑब्जेक्ट के मास पर। तो इसी चीज को जो है वो मोमेंटम कहा, किसने? न्यूटन ने इसी चीज को मोमेंटम कहा। मोमेंटम क्या है एक्चुअली? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होता है मोमेंटम, यानी फोर्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो फोर्स जो इम्पैक्ट होता है फोर्स का वो किस पर डिपेंड किया? ये जो एग्जांपल से आपने समझा तो वो दो बातों पर डिपेंड किया। किस पर? एक तो वेलोसिटी पर और दूसरा मास पर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। तो कैसे डिफाइन करते हैं मोमेंटम को? मोमेंटम को स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। चलिए इस तरह से बनाती हूँ जिससे स्मॉल पी अलग ही पता चले। तो मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस P इक्वल टू m इंटू वी। स्मॉल v को वेलोसिटी को v से करते हैं ना डिनोट, तो यही फॉर्मूला बनता है हमारा मोमेंटम का। अब देखिए इसका SI यूनिट भी देख लेते हैं। यहाँ से मास का होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो मोमेंटम का SI यूनिट होती है। और मोमेंटम जो है एक वेक्टर यूनिट है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ ही होती है, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब एक बात और समझिए इसके साथ ही, मोमेंटम के साथ ही, कि मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होता है। तो अगर किसी
मूविंग ऑब्जेक्ट पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, मींस वेलोसिटी में चेंज आता है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा। ये बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की फोर्स अप्लाई करने से, मींस उसके मोमेंटम में चेंज आता है। तो यहाँ से ये आपको समझ आ रहा है ना कि फोर्स अप्लाई करने से मूविंग ऑब्जेक्ट या रेस्ट स्टेट में भी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ से समझ में आई। अब एक बात और समझिए यहाँ से कि कभी आप ट्रैवल करते हैं तो कभी देखा होगा आपने, कार से मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कार की बैटरी लो हो जाने पर क्या करना पड़ता है, उसको धक्का मारना पड़ता है। कार को आप धक्का देंगे तो एक हल्का सा पुश देके छोड़ देंगे तो कार स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन वही पुश लगातार यानी उतने ही फोर्स से आप लगातार उस कार को कुछ टाइम के लिए पुश करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ साथ जो है कार में एक्सीलरेशन आ जाता है और कार जो है स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया इस एग्जाम्पल से कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो है कितने टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है, इस बात पर भी डिपेंड वो जो है मोमेंटम का चेंज जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो होती है। ठीक है, कितने टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है कोई फोर्स, ये भी डिपेंड करता है मोमेंटम के चेंज पर कि कितना मोमेंटम चेंज होगा। ये किस बात पर, सिर्फ फोर्स की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये बात किस बात पर भी डिपेंड कर रही है कि कितने टाइम के लिए वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, उसी रेट से मोमेंटम चेंज होगा। तो मोमेंटम जो है वो किस पर, टाइम रेट पर भी डिपेंड करता है। मोमेंटम जो है वेलोसिटी चेंज पर और टाइम रेट दोनों पर डिपेंड करता है, क्योंकि मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता है ना, कोई जितने मास का ऑब्जेक्ट है उतने ही मास करेगा। तो वेलोसिटी तो मोमेंटम जो है चेंज वो किस किस बात पर डिपेंड करता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड टाइम रेट। टाइम रेट किस चीज का टाइम रेट, फोर्स अप्लाई करने का टाइम रेट। ठीक है, तो इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि फोर्स अप्लाई करने से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है या कितने टाइम तक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगा मोमेंटम में आने वाला चेंज। इतनी बात आपको यहाँ से मोमेंटम के बारे में समझ में आई होगी, आई होप। अगर आपको ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही दिया है न्यूटन ने कि second law of motion, it states that the rate of change of momentum is proportional to the force applied on the object in the direction of force। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि उसके मोमेंटम में किस रेट से चेंज हो रहा है इस बात उसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो इस चीज का हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन भी देखेंगे। जो अभी मैंने आपको बताया कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसी का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम यहाँ पर देखते हैं कैसे होता है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किसका, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यहाँ पर देखते हैं। तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है मान लीजिए जो कि लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो किससे, u वेलोसिटी के साथ लीनियर मोशन उसमें हो रहा है। तो इस पर हम एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं टाइम t के लिए, t टाइम तक एक कांस्टेंट फोर्स इस पर अप्लाई किया जिससे कि इसमें वेलोसिटी चेंज आया v। ठीक है, ये चार जो है फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या होता है कि अगर उसकी वेलोसिटी u थी फोर्स अप्लाई करने से पहले मूविंग ऑब्जेक्ट की, और फोर्स अप्लाई करने के बाद v हो गई, कितने टाइम तक, t टाइम तक फोर्स अप्लाई किया तो हमने v हो गई वेलोसिटी। तो यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुआ है, मींस मोमेंटम ही चेंज हुआ होगा। तो इसलिए दो मोमेंटम मिलेंगे हम यहाँ, एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम। तो हम देखते हैं ना, इनिशियल मोमेंटम को P1 बोलते हैं हम यहाँ। ठीक है, P1 मानते हैं। P1 क्या होगा, और हाँ उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, mu, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी इसलिए यहाँ पर u लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह फाइनल मोमेंटम निकालेंगे हम। फाइनल मोमेंटम इसको P2 मान लेते हैं। P2 क्या हो जाएगा, mv। ठीक, तो अब इनिशियल मोमेंटम mu था, फाइनल मोमेंटम हो गया mv।
तो अब मोमेंटम में कितना चेंज आया उसके लिए हमें फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना होगा, तो हमें मोमेंटम का चेंज पता चल जाएगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv माइनस mu। ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना। अब ये मोमेंटम में जो चेंज आया वो किस रेट से आया, यानी कि किस रेट से चेंज हुआ, तो उसके लिए हमें टाइम से डिवाइड करना होगा, क्योंकि रेट पता करने के लिए टाइम से डिवाइड, कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हुआ ना उतने ही उसी हिसाब से उसमें चेंज आया होगा। तो यहाँ हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv माइनस mu अपॉन t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, mv माइनस mu, इसमें से m कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ क्या बचेगा, v माइनस u अपॉन t। ठीक है, इस तरह से हो गया ये। अभी अभी आपने क्या समझा, यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि यहाँ पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पर उसके प्रोपोर्शनल ये चीज हो जाएगी, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल के आया ना। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F is directly proportional to mv माइनस u अपॉन t। ये आ जाएगा ना, इतना बात समझ आ रही है ना आप लोगों को यहाँ से कि मैं क्या बता रही हूँ यहाँ। ठीक है, अब आप चैप्टर मोशन वाला चैप्टर आप पढ़ के आए हुए हैं, तो वहां आपने देखा है कि v माइनस u अपॉन टी क्या होता है, v माइनस u अपॉन टी इक्वल टू a होता है ना, वेलोसिटी चेंज है ये, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज। तो यहाँ पर a लिख देंगे हम v माइनस u अपॉन टी की जगह, तो f इज प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज किया जाता है, तो F इक्वल टू के एम ए हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ हम मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है वो 1 न्यूटन का हमने अप्लाई किया है, जिसमें कि 1 किलोग्राम का हमारा जो था वो मास था किसी ऑब्जेक्ट का, और उस पर जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर हम अगर ये वैल्यू फिट कर देंगे, अगर हम ऐसा मान लें, सपोज F इक्वल टू 1 न्यूटन, m इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, F इक्वल टू के एम ए को, इसमें अगर हम फिट कर देंगे ये सारी वैल्यूज, तो क्या होगा, 1 इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 1, ये आ जाएगी ना। तो k इक्वल टू क्या आ गया, 1, k इक्वल टू 1 हो गया। तो k की वैल्यू यहाँ फिट करने से क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट, तो F इक्वल टू एम ए। यही जो है वो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो गया। यहाँ पर क्या फॉर्मूला हमें मिला कि फोर्स इक्वल टू एम ए, यानी मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है फोर्स जो अप्लाई करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आई ना। तो यहीं से यूनिट भी देख लेते हैं, वैसे तो फोर्स की यूनिट जो है इसके हिसाब से देखते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से थोड़ा सा रफ कर देती हूँ मैं यहाँ पर। फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, एम का यानी किलोग्राम, ए का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको, ये जो भी होती है ना फिजिकल क्वांटिटीज, इनके आपको यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो फोर्स की यूनिट क्या हुई, न्यूटन। न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, और इसकी यूनिट क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किसकी, मोमेंटम की। ठीक है, अब एक चीज और आप यहाँ समझ लीजिए साथ में बात चलिए, तो कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, इस तरह से लिख सकते हैं ना सेकेंड स्क्वायर को। तो अगर ये 1 सेकेंड को इधर ले आए हम, न्यूटन सेकेंड कर दें यहाँ, और तो यहाँ क्या रह जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड रह जाएगा ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ मोमेंटम है ना। तो यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है मोमेंटम की यूनिट, या फिर इसको न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये मैंने एक साथ इसी समय आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये जो जब एफ की
यूनिट बताऊंगी तब बताऊंगी आपको ये, इसलिए यहाँ से आपको अच्छे से समझ आई ना ये बात कि किस तरह से ये न्यूटन सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे आपको बोल देती कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड होती है मोमेंटम की यूनिट, तो आपको समझ नहीं आता कि क्यों होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ आ गया ना कि मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकेंड भी हो सकती है, किस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ से आपको अच्छे तरह से मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हुआ F=ma का, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, और क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम क्या होता है। अब एक चीज और यहाँ पर आप साथ में समझते चलिए कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल के आया F=ma, यहाँ पर समझा देती हूँ मैं, ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी प्रूव करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ना कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं हम। अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग F=ma के अकॉर्डिंग F= अगर 0 है, F=ma को हम इस तरह भी लिख सकते हैं mv-u/t। ठीक है, तो कोई फोर्स अप्लाई भी हो ही नहीं रहा, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे किसी ऑब्जेक्ट पर, या वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो या रेस्ट स्टेट वाला ऑब्जेक्ट हो, उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं अगर, तो F=0 होगा ना। तो F= अगर 0 है, t को मान लीजिए इधर ले आइए, Ft=mv-u, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर F=0 है इस कंडीशन में, तो F की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इधर जो है वो mv-u इस तरह आया। अब m को अगर हम इधर ले जाएंगे तो 0/m भी ये 0 ही हो जाएगा, v-u इस तरह से। तो 0=v-u अगर आया तो u को इधर लाएंगे अगर, तो u=v हो गया। ये मिला ना हमें, u=v, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है उसमें, यानी कि वो रेस्ट स्टेट में ही है, क्योंकि u=v है, वहां कोई चेंज ही नहीं आया। और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वहां पर u=v का मतलब है वो सेम वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करता रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये बात यहाँ से आपको क्लियर हुई होगी कि ये किस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी जो है वो प्रूव करता है, ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मुलेशन हुआ है यहाँ पर मैथमेटिकल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कुछ डेली लाइफ में इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, यानी कि किस तरह से ये यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि क्रिकेट तो आप सभी देखते होंगे, तो क्रिकेट में आपने देखा है कि जब कैच लेता है कोई प्लेयर फील्डर, तो कैच लेने के बाद एक्चुअली क्या करते हैं, वो अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं। कैच लिया और इस तरह से हाथ करते हैं। आपको लगता है कि प्लेयर जो है वो स्टाइल थोड़ा सा शो कर रहा है, लेकिन नहीं, वो स्टाइल शो नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है प्लेयर, वो बॉल जो है हाई वेलोसिटी के साथ आ रही है, तो जैसे ही उसके हाथ में आएगी तो एक हाथ से फोर्स अप्लाई होगा बॉल के ऊपर उसको रोकने के लिए। तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी टाइमिंग बढ़ा रहा है वो हाथ को पीछे खींचकर, तो जिससे कि धीरे धीरे वो जो बॉल है वो अपनी हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी में आते आते और फिर 0 होगी। अगर डायरेक्ट इस तरह से कैच कर लेगा प्लेयर तो जितना भी फोर्स होगा उसकी पाम पर लगेगा जाके, और उसकी पाम जो है वो हर्ट हो सकती है। इसीलिए वो थोड़ा सा अपना हाथ पीछे करते हैं जिससे कि मोमेंटम को बढ़ाया जा सके बॉल की वेलोसिटी चेंज होने के लिए। ठीक है, इसी तरह आपने एथलीट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, कभी आपने हाई जंप वगैरह देखी हैं, तो क्या देखा आपने, या तो कि फोम बैट पर जंप करते हैं प्लेयर्स या फिर सैंड बैट पर। सैंड बैट यानी मिट्टी को थोड़ा सा वैसा करके मुलायम करके वहां पर बिछाया जाता है, या फिर वो आजकल तो फोम बैट चल गए ना, कोई वहां डनलप के फोम डाल दिए जाते हैं, उस पर जंप करते हैं, हाई जंप करके जाता है ना प्लेयर कोई। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि जब वो प्लेयर एकदम हाई जंप भागता हुआ आएगा और हाई जंप करेगा तो जैसे ही नीचे जाएगा ना तो वेलोसिटी एकदम 0 होगी उसकी। तो एकदम 0 ना होके वो या तो सैंड बैड या फोम बैड में थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, जिससे कि थोड़ा टाइम लेगा मोमेंटम चेंज होने में, तो जिस वजह से प्लेयर जो है वो हर्ट नहीं होगा। तो यहाँ से आपको इलस्ट्रेशन इसका समझ में आया होगा कि किस तरह से ये जो है वो वर्क करता है मोमेंटम वाली बात। ठीक है, तो यहाँ से आपको मोमेंटम और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।